Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 28th of December 2020, Monday. Inspiration of the day is never give up. Today is hard, tomorrow is worse, but the day after tomorrow will be sunshine. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. CAG asks for bank's status post recap. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने आरबीआई से बैंकिंग सेक्टर के रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस के बाद की 5 साल के परफॉर्मेंस का डेटा मांगा है। अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो कैग ने ये पूछा है आरबीआई से कि जो आपने बैंक को रिकैपिटलाइज किया था उसके बाद बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रही, मीन्स what is the efficiency and efficacy of recapitalization process that RBI has conducted into Indian banking industry. तो जिसके लिए कैग ने रिटर्न में आरबीआई से एक्सप्लेनेशन मांगी है एंड इन दैट एक्सप्लेनेशन कैग इज सीकिंग द डिटेल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट रन बैंक्स आफ्टर देयर रिकैपिटलाइजेशन। और कैग ने यह भी कहा है कि अगर आरबीआई ने ऐसी कोई स्टडी करी है, पोस्ट रिकैपिटलाइजेशन स्टडी करी है बैंकिंग इंडस्ट्री पे, तो उस स्टडी को भी गवर्नमेंट से शेयर किया जाए। और जैसे ही कैग ने ये डिटेल आरबीआई से मांगी, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियन देने शुरू किए। One expert is saying that this development should be seen as an opportunity cost of state-run banks recapitalization given the limited fiscal space available. Basically, जिस particular source ने ये information दी है that Controller and Auditor General of India is asking for post recapitalization performance of state run bank, as per that source this development can be seen in the context of opportunity cost. Opportunity cost क्या होती है? Maybe जो economics के students हैं they are well aware with this term, but ये हम जल्दी से देख लेते हैं in very simplified form what is opportunity cost. Basically in microeconomic theory the opportunity cost is also called as alternative cost. Basically it is the loss of potential gain from other alternative when particular alternative is chosen over other. बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो जितना भी फंड होता है किसी भी इन्वेस्टर के पास, गवर्नमेंट के पास जो भी फाइनेंस है, उस फाइनेंस को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टर के पास भी और गवर्नमेंट के पास भी। अगर हम कैग के इस पर्टिकुलर करंट नीड्स पे बात करें तो गवर्नमेंट के पास इस समय लिमिटेड फाइनेंस है, लिमिटेड रेवेन्यू है और गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर रेवेन्यू को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहती है, मींस ऐसे सेक्टर में या ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पर मैक्सिमम रिटर्न आए एज पर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। इट मीन्स प्रायोरिटाइज करना चाहती है गवर्नमेंट कि ऐसे सेक्टर, ऐसे एरिया जहां पर ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंस की या जहां पर कम फाइनेंस लगा करके ज़्यादा बेनिफिट ड्राइव किए जा सकते हैं, ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में रैशनलाइजेशन करना चाहती है गवर्नमेंट आगे आने वाले बजट में। और जैसा कि गवर्नमेंट ने इनिशियली अनाउंस भी किया था कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू रिकैपिटलाइज द फंड, और एक्सपर्ट और आरबीआई कई टाइम से डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह से स्टेट रन बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, देयर इज़ अ नीड टू रिकैपिटलाइज द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो आगे आने वाले जो बजट है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, उसमें गवर्नमेंट एलोकेशन को डिसाइड करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना एलोकेशन करना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर को कितना एलोकेशन करना पड़ेगा, क्या बैंकिंग सेक्टर को रिकैपिटलाइज करना चाहिए और करना चाहिए तो कितना अमाउंट रिकैपिटलाइजेशन में देना है। तो गवर्नमेंट अभी इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रीट कर रही है कि जो कैग ने पोस्ट रिकैपिटलाइजेशन के बाद जो बैंक से परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड मांगे हैं उसके बेसिस पर बैंक गवर्नमेंट और कैग ये एनालाइज करेगी कि जो पिछली बार जितनी भी रिकैपिटलाइजेशन की प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस का क्या आउटकम रहा, इवेंचुअल आउटकम क्या रहा, क्या स्टेट रन जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई आफ्टर रिकैपिटलाइजेशन और इट इज स्टिल द सेम, there is no significant change into the pre and the post recapitalization process. तो वन थिंग तो गवर्नमेंट ये एनालाइज करना चाहती है कि क्या प्री कैपिटलाइजेशन के बाद स्टेट ओन्ड जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। अगर जो प्रीवियस रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस हुई हैं अगर उनमें बैंक्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, इन दैट केस गवर्नमेंट कैन कंसीडर दिस बजट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एलोकेटिंग more fund for
banking industry in order to recapitalize the state-run banks. But अगर banks की performance उतनी नहीं इंक्रीज हुई या सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुई इन कंपैरिजन टू द प्री कैपिटलाइजेशन प्रोसेस, तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये है कि वो जो फंड गवर्नमेंट बैंक को रिकैपिटलाइजेशन के लिए एलोकेट करना चाहती है वही सेम फंड गवर्नमेंट किसी और सेक्टर में एलोकेट कर दे फॉर गेटिंग द बेटर रिजल्ट्स, बेटर आउटकम। और फिलहाल के लिए जो बैंक की रिकैपिटलाइजेशन की प्रोसेस है, जो रिकैपिटलाइजेशन का डिसीजन है, उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दे, मे बी फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कोई भी इंडिविजुअल लूज कर देता है फॉर सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अदर। मे बी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे, अगर हम अज्यूम करें गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो 100 रुपीज़ कहाँ इन्वेस्ट करे। ऑप्शन 1 कि वो बैंक में दे दे, ऑप्शन 2 कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दे, ऑप्शन 3 कि वो किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उसका एलोकेशन करे। से अगर गवर्नमेंट ने बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन ऑप्शन 1 चूज किया, ऑप्शन ए चूज किया, सो इन दैट केस जो ऑप्शन 2 है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन, उस पर जो बेनिफिट आता अगर गवर्नमेंट वहां पर एलोकेशन करती तो गवर्नमेंट उस बेनिफिट को, उस कॉस्ट को फॉरगो कर रही है, जाने दे रही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑप्शन ए को चूज किया है ओवर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी के जो बेनिफिट्स हैं, जो ऑप्शन बी के जो आउटकम्स है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट। तो अभी कैग ने जो आरबीआई से परफॉर्मेंस का डेटा मांगा है, दैट इज टू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टेट रन बैंक्स रिकैपिटलाइजेशन। इट मींस क्या हमारे पास अदर ऑल्टरनेटिव्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है कि जो फंड गवर्नमेंट बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए देना चाह रही है, एलोकेट करना चाह रही है, अगर वही फंड किसी और सेक्टर में एलोकेट कर दिया जाए तो क्या गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट, गवर्नमेंट मीन्स इकोनॉमी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या उससे कम मिलेगा? सो इन दिस कंटेक्स्ट one of the expert, one of the source said that this is the opportunity cost evaluation of state runs bank recapitalization process because government has a limited fiscal space available at this time because of the revenue crunch situation. तो हम ये कह सकते हैं एक्चुअली गवर्नमेंट इज रैशनलाइजिंग द एलोकेशन कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें अभी एलोकेट करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव्ड हो। मे बी अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट को नहीं लगते हैं फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, तो गवर्नमेंट हो सकता है स्टेट ओन जो बैंक्स हैं उनके रिकैपिटलाइजेशन को आगे के लिए डिफर कर दें। Another expert is saying that it is a part of the step towards seizing the true value of these banks ahead of privatization. जैसा कि हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, इस न्यूज़ को, कि अभी गवर्नमेंट अपने स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर को आइडेंटिफाई कर रही है, वेयर गवर्नमेंट नीड टू एक्चुअली इन्वेस्ट एंड वेयर गवर्नमेंट नीड टू पुल आउट इट्स इन्वेस्टमेंट। तो उसमें बैंकिंग सेक्टर को भी लेकर के, बैंकिंग सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन को भी लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज़ है जिसमें कहा जा रहा है गवर्नमेंट केवल 3 या 4, हार्डली 5 जो हैं वो स्टेट रन बैंक्स रखना चाहती है। इसके अलावा जितने भी अदर बैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हैं या स्टेट रन हैं, उनको गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट के या स्ट्रैटेजिक सेल के थ्रू उस पर्टिकुलर बैंक को लेफ्ट आउट कर देगी गवर्नमेंट। तो ये भी एक पॉइंट आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर कैग demand for post recapitalization performance of state run bank is one of the step towards seizing the true value of these banks। कि ये गवर्नमेंट इतने जितने भी अवेलेबल स्टेट रन बैंक हैं उनमें से ऐसे कौन से बैंक हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्चुअली रिकैपिटलाइजेशन के बाद इंप्रूव हुए हैं, जिन्होंने ट्रू वैल्यू सीज करी है। तो केवल गवर्नमेंट उन्हीं बैंक्स को रिटेन करेगी। अदर बैंक्स में अदर बैंक्स या स्टेट रन जो बैंक्स हैं, प्रॉबेबली गवर्नमेंट उन सब में स्ट्रैटेजिक सेल की प्रोसेस में जा सकती है या मर्जर कंसोलिडेशन की प्रोसेस में जा सकती है। तो एज पर वन सोर्स दिस इज प्रॉबेबली द स्टेप ऑफ टुवर्ड्स सीजिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ दीज बैंक एड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन द स्टैंडर्ड्स फॉर रिकैपिटलाइजेशन. So for that, CAG communicate to RBI ahead of financial year 21-22 budgets, also put the spotlight on the later supervisory architecture. Apart from these reasons, CAG ने जो RBI से डिमांड करी है कि आप हमें पोस्ट रिकैपिटलाइजेशन के परफॉर्मेंस का डेटा दीजिए, स्टडी दीजिए, that also indicate the supervisory architecture. It means CAG still has a supervisory control over RBI.
Although it is articulated by former RBI Governor Urjit Patel, the banking regulator holds that it is relatively less say in the governance of state-run banks. Although RBI ke jo governor hai, they are not actually accepting that this is a supervisory architecture. They are saying that it is less in terms of governance, more in terms of recapitalization process and rationalization of government budget allocation. And the CAG's message to RBI comes within a year of its report on trend and progress of banking in India, which noted that the financial health of state-run banks should be assessed by their ability to access the capital market rather than looking at the government as recapitalization for the first and the last resort. जैसा कि पहले की रिपोर्ट्स में भी कहा गया कि बैंक्स इतने साउंड होने चाहिए फाइनेंशियल हेल्थ में कि अगर उन्हें कैपिटल की ज़रूरत है that they should have the ability to access the capital market, financial market, rather than seeing the government pays again and again for recapitalization process. And after this report, CAG had started putting supervisory control on state-run banks. And if we talk about the performance of state-run banks, we can easily see the share in incremental credit means credit composition change since last few years. And this graph indicating the share in total credit outstanding. And this is the comparative data of PSBs, PVBs and FBs. PSBs means public sector banks, PVB means private banks and FB means foreign banks. So this is the comparative data of these three banking entities since financial year 2012. और जैसा कि clearly हमें दिख रहा है, the blue graph indicates the PSBs, orange PVBs and black is FBs, and we can easily see the outstanding credit of PSBs are more than private banks and foreign banks. Now the question arises, can Controller and Auditor General of India ask for performance related data from RBI, because RBI is the supreme most authority of banking industry? तो क्या RBI के पास ये अथॉरिटी है, कैग के पास ये अथॉरिटी है कि वो RBI से डेटा मांग सके? इस तरह का कैग ने किस अथॉरिटी के तहत इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा को या रिपोर्ट को, स्टडी को RBI से डिमांड किया है? Definitely CAG के पास authority है. Why? Because Controller and Auditor General of India is the apex authority responsible for external and internal audit of expenses of national and state government. तो जितने भी state run bank हैं, at least उनका data तो CAG easily demand कर सकती है from RBI. जितने भी state run bank हैं, nationalized bank हैं, they are either the money of government or the public. So it is popularly known as CAG of India. Basically, Part 5 of Indian Constitution describe the roles and responsibility of this office in Chapter 5. तो अगर हम role and responsibility of CAG या Controller and Auditor General of India के पढ़ने लगेंगे तो it will take a huge time. यहाँ पर हम बस इतना देख लेते हैं what are the basic role that this office played. So the basic role of this office of CAG, that is Controller and Auditor General of India, is to uphold the provision of Indian Constitution and law enacted by Parliament in the field of financial administration, as well as ensure the accountability of the executive to the Parliament that is in the sphere of financial administration and is secured through the CAG report. तो बेसिकली CAG का काम क्या होता है? ऑडिटिंग करने का. जितना भी नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो भी फंड है, एक्सपेंसेस है, उनकी ऑडिटिंग करते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज internal auditing of the expenses of national and state government. तो हम ये कह सकते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करता है सारे एक्सपेंसेस के जो कि स्टेट्स गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट्स करती हैं. दिस ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल टू and is an agent of parliament, not the executive, not the government. And definitely that is why Controller and Auditor General of India is appointed directly by President of India. They are not responsible for executive or the ruling party, and they conduct audit of expenditure on the behalf of Parliament. And when the audit report is completed, the Controller and Auditor General of India submit that report to the
parliament, not to the government, not to the executive, not to the president of India. And if you go into the website of Controller and Auditor General of India, you can see this logo here clearly written that Supreme Audit Institution of India, that is CAG. अब देख लेते हैं some other news clip. Article number 2 given on page number 1. Family firms up share of market cap to 64.5%. The post-pandemic rally on Boschers in 2020 boosted the market capitalization of most of the large business group. The combined market cap of all private sector companies rose by 24.4% this year, that is up to 1,142.4 trillion as of December 24, up to 114.5 trillion at the end of December 2019. तो अप्रोक्सीमेटली 24% तक जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है. In comparison to this, the total or combined market capitalization of family-owned business groups was up to 31%. That is year on year basis. तो कितना? पिछले साल it was 88 trillion, but this year it crosses the limit of 115 ट्रिलियन. तो 30% का इंक्रीज फैमिली ओन्ड बिजनेस ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखा गया है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले ईयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में केवल 24.4% तक इंक्रीज हुआ है. एज अ रिजल्ट फैमिली ओन्ड firms now account for record 64.5% of the combined market capitalization of all listed companies in India. It means India में जितनी भी listed companies हैं उनमें family owned firms are actually dominating in nature. जिसमें अगर देखें तो 100% अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो 64.5% इज जनरली ओन्ड बाय द फैमिली ओन्ड फर्म्स, नॉट बाय द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. And this growth was led by family-owned companies and the business groups basically present in pharmaceuticals, information technology services and consumer products. जो फैमिली ओन बिजनेस बेसिकली फार्मास्यूटिकल, आईटी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है, दे आर डोमिनेटिंग दिस ग्रोथ पाथ. अगर टोटल फैमिली ओन जो फर्म्स हैं उनका मार्केट कैप पिछले साल का देखें टोटल मार्केट कैप में तो 58.2% ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज वर हेल्ड बाय फैमिली ओन्ड ग्रुप्स और द फैमिली ओन्ड फर्म इन फाइनेंशियल ईयर 19 एंड इट हैज इंक्रीज अप टू 64.5% to this financial year, and the rest of the market capitalization is accounted by listed subsidiary of the multinational companies, listed PSUs, institution owned companies and other groups such as Housing Development Corporation, that is HDFC, ICICI, ITC, L&T, Axis Bank and among others. And Tata remained the top business group among the grouped companies, notching a combined market cap of 15.7 trillion as of December 24, up to 34.1% year on year basis. तो सबसे पहली बात जो फैमिली ओन बिजनेस हैं उनका वो मेजॉरिटी मार्केट कैपिटलाइजेशन को होल्ड करते हैं. उसमें जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में ग्रोथ भी ज़्यादा हुई है इस बार. और अगर सिर्फ फैमिली ओन जो फर्म्स हैं उनके बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो टाटा रिमेन्ड द टॉप बिजनेस ग्रुप. टाटा का जो मार्केट कैप है पिछले साल के मार्केट कैप के कंपैरिजन में 34.1% से इंक्रीज किया है. एंड दिस वाज लार्जली ड्यू टू द गुड्स शोइंग बाय टाटा कंसल्टेंसी एंड टाइटन. और टाटा में ही जो दो टाटा की सब्सिडरी हैं दैट इज टीसीएस एंड टाइटन, बोथ हैव लीड द ग्रोथ पाथ. And this is the market capitalization data on year-on basis. India's top business group that gained most in 2020 and business group that lose out in 2020. And top list or the list is topped by Tata and HDFC. In terms of top business houses market capitalization, ऑल्दो अगर गेन्स की बात करें पर्टिकुलर दिस फाइनेंशियल ईयर में कि इस पर्टिकुलर 2020 में सबसे ज़्यादा किसने गेन किया तो दैट इज अदानी एंड दीवीज. ऑल्दो अगर लूजर्स की बात करें इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में लूज किसने सबसे ज़्यादा किया दैट इज फ्यूचर ग्रुप एंड हिंदुजा ग्रुप. यू कैन गो थ्रू दिस डेटा वंस, नो नीड टू मग्ड अप दिस डेटा और दीज कंपनीज.
अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 3. पैनल में मीट टुडे टू फाइनलाइज BEML सेल process. The core group of secretaries on disinvestment headed by Cabinet Secretary Rajiv Gauba is likely to meet on Monday to finalize the strategic sale of Bharat Earth Movers Limited, that is a public sector company in defense. तो आज का आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि गवर्नमेंट की जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में, कंपनी में या PSU में जो भी स्ट्रैटेजिक सेल होती है उसको कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है, कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज करती है उस स्ट्रैटेजिक सेल को. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. करंटली जो इंडिया का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उसका नाम क्या है. अब आते हैं आज की न्यूज़ पे. तो मंडे को फिलहाल जो भारत अर्थ मूवर की जो स्ट्रैटेजिक सेल होनी है उसके लिए मीटिंग होगी और उस पर डिसाइड होगा कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस कंटिन्यू करी जाएगी. और अगर आपको याद हो तो इस पर्टिकुलर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की जो स्ट्रैटेजिक सेल होनी थी, जो डिसइन्वेस्टमेंट होना था, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 साल पहले ही कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है. बट इस पर अभी भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक सेल का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया. द गवर्नमेंट इन December 2016 had cleared the plan to disinvestment or divest 26% of its 54% along with the transferring management control. तो 2016 में डिसाइड हो चुका था कि भारत अर्थ मूवर्स का डिसइन्वेस्टमेंट होना है. जो गवर्नमेंट के पास 54% की हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट उसमें 26% की हिस्सेदारी को सेल कर देगी विद ट्रांसफरिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल. इट मीन्स जो भी कंपनी या जो भी इन्वेस्टर गवर्नमेंट के 26% को खरीदेगा उसे मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफर किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर होल्डिंग. एंड फॉर दिस the panel will meet to finalize the preliminary information memorandum and expression of interest on Monday. And this is the key financial of the Bharat Earth Movers since financial year 19. अब देख लेते हैं some other news clips. Airline seeks easier Kamath panel terms. इफ़ यू रिमेंबर, कामत पैनल ने जो भी लोन कोविड-19 के ड्यूरेशन में डिफ़ॉल्ट हुए हैं उन पर्टिकुलर लोन के रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के लिमिटेशन रिकमेंडेशंस दी थी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन. कामत पैनल ने RBI को रिकमेंड किया था. बेसिकली RBI ने इस पैनल को सेट किया था इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रिवेलिंग डिफॉल्टर्स कंडीशंस एंड द recommendation from the expert how we can restructure it in order to save the companies. ऐसा हम सभी को पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे सेक्टर, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, बहुत सारे सेक्टर अफेक्ट हुए हैं और इन सेक्टर्स में जो जितनी भी कंपनीज ने लोन लिए थे दे वर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन, नॉट इवन देयर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट. तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ नॉट फेयर कि अगर आप उनको डिफॉल्टर की लिस्ट में ले आएँ. रादर देन गवर्नमेंट और RBI शुड फोकस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग दीज लोन्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट दोज एंटिटी फ्रॉम दिस क्रूशल टाइम. इसको लेकर के RBI ने फिर कामत पैनल सेट किया था और कामत पैनल ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी. सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे कि इन ये पर्टिकुलर 24 सेक्टर्स जो हैं वो कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, स्पेशली कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं. इनमें कुछ लोन्स को आइडेंटिफाई किया गया था कि दीज कंपनीज एंड देयर लोन्स आर मोर स्पेसिफिकली हिटेड बाय दिस कोविड-19 पैंडमिक, नॉट बाय एनी अदर फैक्टर. तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स दिए थे कि किन किन लोन्स को, किस किस तरह के लोन को RBI रीस्ट्रक्चर करेगी. इसके लिए ऐसा ना हो कि जो ऐसे बिजनेस, जो लोन्स जो कि पहले से ही डिफ़ॉल्ट थे वो भी इस लिस्ट में आ जाए. तो लिस्ट को बहुत एक्यूरेट बनाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स दिए गए थे कि केवल ऐसे ही लोन कंसीडर किए जाएं जो कि पैंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुए, ना कि जो पहले से ही सिक थे या जो पहले से ही डिफ़ॉल्ट थे. ऐसे लोन्स को किसी भी तरह की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं दी जाएगी. दे विल कम अंडर NPA कैटेगरी. तो इसके लिए जो भी पैरामीटर्स डिसाइड किए थे कामत पैनल ने, एयरलाइंस की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, जो कंपनीज हैं जस्ट लाइक स्पाइस जेट, को एयर, विस्तारा, तो ये सारी कंपनीज जो हैं दे आर एक्चुअली आस्किंग द गवर्नमेंट, अप्रोचिंग द लेंडर बेसिकली RBI फॉर रीस्ट्रक्चरिंग देयर लोन्स एंड ईजिंग आउट द पैरामीटर so that they can apply for loan restructuring. SpiceJet and Go Air have also approached the bank for fresh loan as a working capital. और हम सभी को पता है एविएशन जो इंडस्ट्री रही, that is the worst affected
industry during this pandemic situation. That is why all the companies, SpiceJet, GoAir, Vistara, regional airline TrueJet, all are approaching to the lender for restructuring and easing out the parameters so that they can apply for fresh loan, they can apply for restructuring और recasting of their loans. अब देखना है RBI इस पे क्या decision लेता है. अब देख लेते हैं next thing. Oil and gas price volatility likely to continue in 2021. So as per the expert, refiners in Asia may continue to see the stress crack spread. So the oil and the gas sector this year faced the unprecedented headwinds. अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस भी किया था. West Texas Intermediate, that is WTI crude oil prices entered the negative territory for the first time in the history. And this was driven by the global demand slowdown induced by COVID-19 lockdown in the month of April, if you remember. और इसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था WTI इंडेक्स में. बट जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि दिस ऑयल एंड गैस प्राइस वोलेटिलिटी विल कंटिन्यू इन financial year 21 as well. It is not going to ease out for this financial year as well as the upcoming financial year. तो उसी हिसाब से कंपनीज को अपने फाइनेंशियल्स की भी, अपने जो वर्किंग कैपिटल्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए. उन्हें कितना स्टोर करना है, कितना स्टोर नहीं करना है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ups and downs and fluctuations in oil and gas will continue because there is still not very certainty about the vaccination and the market movement. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. PM Make in India products must be of global standard. So our Prime Minister on Sunday urged the people to substitute foreign-made products they use with the item produced in the India and said they should make this resolution for the country in the new year. So in his last Mann Ki Baat radio broadcast of this year, our Prime Minister urged the people that they should go Swadeshi for adopting their own products. It means they are supporting Vocal for Local campaign as a part of its Atmanirbhar Bharat program and ask the manufacturer and the industry leader to ensure that the world class products are made in the country. तो दोनों ही साइड से अप्रोच किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने. एक तरफ कंज्यूमर्स को, पब्लिक को बोला दैट दे शुड गो लोकल फॉर देयर प्रोडक्ट्स, दे शुड लोकलाइज देयर डिमांड. दूसरी साइड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर को भी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है दैट दे शुड प्रोड्यूस द क्वालिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अंडर दिस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अंडर दिस आत्मनिर्भर भारत मिशन. And he has also asked the people to substitute their foreign products with their Indian or make in India products so that Indian economy can grow. So that's all for today, student. One more thing, if you want to study more about the WTI crude oil prices and Brent crude oil prices, you can go into the section of describe where I have discussed separately. I have prepared one video separately on this oil and gas price index. जो अप्रैल में जो फ्लक्चुएशंस हुए थे, जो बेसिकली क्रैश डाउन हुआ था ऑयल मार्केट को, उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो डिस्क्राइब सेक्शन में ऑलरेडी बना हुआ है. इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, यू कैन गो थ्रू इट. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. Apart from it, if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.